इम्पोर्टेंट बात गाइस, इस सीरीज पे कुछ दिनों से बहुत कम व्यू आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या ना करूं। अपने ओपिनियन से मुझे कमेंट करें कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो चलिए, इतनी बात हो गई है तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 55। नागवंश की योद्धा। बर्फ मास्टर अपने उस जीव के ऊपर आलती पालती मार कर बैठे हुए थे और पीछे गाड़ी पर टंकी से आगे वो नागवंश की लड़की बैठी हुई थी। वो रेगिस्तान के अंदर एक अजीब सी जगह से होते हुए गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पानी के अंदर रहने वाली शेलफिश जैसे शेल बनी हुई थी जो सतरंगी चमक रही थी, और वो उनके बीच में से होते हुए बड़े ही आराम से गुजर रहे थे। लड़की बर्फ मास्टर से पूछती है, तुम्हें जिस भी दोस्त ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है, क्या मैं उसे जानती हूँ? बर्फ मास्टर चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते। लड़की फिर से पूछती है, क्या वो मेरा परिवार है या बस दोस्त है? बर्फ मास्टर इस पर भी कुछ जवाब नहीं देते। लड़की आगे उनसे पूछती है, आपका नाम क्या है? बर्फ मास्टर कोई जवाब नहीं देते, जिससे लड़की थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर आगे पूछती है, तो क्या आप मेरा नाम जानते हो? क्योंकि मुंह कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर बर्फ मास्टर के चेहरे पर कुछ भाव जरूर आता है, लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देते। लड़की निराश होकर चुप ही होकर अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़कर बैठ जाती है। तभी आगे एक शेल बिल्कुल उनकी गाड़ी के करीब थी, जिसके अंदर एक हरे रंग का पौधा था और उस पर आसमानी फूल खिला हुआ था। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और गाड़ी से थोड़ा उस तरफ खिसक कर जैसे ही उस फूल के पौधे को तोड़ने की कोशिश करती है, तभी एक मोटा सा कीड़ा उस फूल पर आकर बैठा जाता है और एकदम से वो शेल झट से बंद होती है। लड़की इससे घबराकर झट से पीछे हट जाती है और बाल बाल बचती है। गाड़ी आगे निकल जाती है और लड़की गाड़ी से घबराते हुए उस शेल को देखते हुए पूछती है, आखिर ये चीज थी क्या? कम से बहुत ज्यादा खतरनाक थी और अंदर से बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की आगे बर्फ मास्टर से कहती है, सर आप भी अपना ख्याल रखना। इस बार बर्फ मास्टर उसे जवाब देते हुए कहते हैं, हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि तुम जो अपनी आंखों से देखो वो हमेशा सही ही हो। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और बर्फ मास्टर का ध्यान तुरंत ही अपनी लेफ्ट साइड जाता है। लड़की भी घबरा जाती है और पूछती है, ये क्या था? बर्फ मास्टर कोई जवाब नहीं देते और ऐसे ही शांति से गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। पीछे थोड़े दूर साइड में एक आदमी खड़े हुए उन्हें देख रहा था और एकड़ से वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। बर्फ मास्टर और वो लड़की गाड़ी पर सवार होते हुए एक खंडक जैसी जगह के बीच में से गुजर रहे थे। वहां दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और बीच में रास्ते पर इधर उधर पत्थर और कंकाल पड़े हुए थे। पानी की टंकी में से पानी बिखर रहा था। वो पानी जहां जहां गिर रहा था वही सीधा बर्फ में जम रहा था। उस जीव के ऊपर आंखें बंद करके बैठे बर्फ मास्टर बहुत शांत थे और वो सब शांति से ही आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने एक आदमी आ जाता है। उस आदमी का शरीर कई कपड़े से ढका हुआ था और वो नागवंश से था, क्योंकि टांगों की जगह उसका वो हिस्सा सांप वाला था। ये नागवंश का एक योद्धा था। गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार से उसके साइड से गुजर जाती है और उसे गाड़ी पर बैठी लड़की दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अब वहां थी ही नहीं। तभी एकदम से गाड़ी रुक जाती है और बर्फ मास्टर और वो नागवंश का आदमी अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वो दोनों अगले ही सेकंड गाड़ी के ठीक ऊपर खुद से टकराते हैं और दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर मुक्का से वार करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे के वार को रोककर एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। बर्फ मास्टर पीछे धकेले जाते हुए अपने हाथों से बर्फ की कीलें लगातार उस नागवंश के आदमी की तरफ छोड़ते रहते हैं और वो आदमी भी बहुत तेजी से बचता रहता है। लेकिन बर्फ मास्टर भी उस पर बर्फ की कीलों की बारिश ही करते रहते हैं।
एकदम से वो आदमी अपनी पूंछ के सहारे से बहुत तेजी से बर्फ मास्टर की तरफ उछल कर आता है। बर्फ मास्टर भी तैयार थे लेकिन वो एकदम से हवा में ही गायब हो जाता है और इससे बर्फ मास्टर भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज थे। बर्फ मास्टर तेजी से आगे उछलकर घूमकर लात मारते हैं और उसी जगह वो आदमी था। वो आदमी सामने आकर बर्फ मास्टर की लात को रोक लेता है और अपने नुकीले नाखून वाले पंजों से बर्फ मास्टर की टांग पकड़कर उसे घुमा देता है और फिर अपनी पूंछ घुमाकर जोर से उन्हें मारता है। पूंछ का वार लगते ही बर्फ मास्टर सीधा ऊपर से जमीन पर जाकर जोर से लगते हैं। लेकिन वो तेजी से खड़े होकर फिर से उसकी तरफ आने लगते हैं। वो नागवंश का आदमी पानी की टंकी की तरफ भाग रहा था और वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो पीछे से बर्फ मास्टर तेजी से आकर उसे पानी की टंकी छूने से पहले ही पकड़कर दूर ले जाते हैं और फिर एक हाथ से ही बहुत जोर से आगे की तरफ फेंक देते हैं। नागवंश का योद्धा पीछे की तरफ हवा में जाते हुए अपने हाथों में धनुष तीर बनाए हैं जो आग जैसी ऊर्जा से बने हुए थे और उससे सीधा तीर बर्फ मास्टर की तरफ छोड़ देता है। बर्फ मास्टर अपना खंजर जैसे त्रिशूल जैसा बर्फ का भाला तुरंत ही बाहर निकल लेता है और तीरों से बचने के लिए पीछे की तरफ गुलाटी मरते हुए बचने लगते हैं और अपने भले से तीरों को रोकने लगते हैं। तीर धरती और टंकी में गाड़ जाते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो ऊर्जा शक्ति से बनाए हुए थे। वो लड़की टंकी के अंदर से टंकी को खटखटाते हुए कहती है, बाहर क्या हो रहा है और तुमने मुझे अचानक से यहाँ अंदर क्यों बंद कर दिया है? प्लीज मुझे बाहर निकालो। बर्फ मास्टर उस आदमी से लड़ने में लगे हुए थे। वो उसके तीरों से बचते हुए उस पर भाले से वार करते हैं लेकिन वो आदमी बड़े ही आराम से बच रहा था। वो बर्फ मास्टर के भाले को पकड़कर उन्हें पीछे धकेल देता है। बर्फ मास्टर भी तुरंत पूरी स्पीड के साथ दोबारा उसके सामने आकर लगातार गोलियों की जैसी स्पीड से उस पर भाले चलते हैं लेकिन वो आदमी एक ही जगह पर होते हुए तेजी से बचता रहता है। इससे गुस्से में आकर बर्फ मास्टर पूरी स्पीड में साथ उसके साइड में आकर उस पर भाले से वार करते हैं लेकिन वो भाले को ही पकड़ लेता है। बर्फ मास्टर झटके से उससे अपना भाला छुड़ाते हैं और फिर से उसे मरते हैं लेकिन वो इस बार गायब हो जाता है और अपने हाथ से ऊर्जा का एक गोला बनाकर सीधा ठीक ऊपर से बर्फ मास्टर पर उससे वार कर देता है। बर्फ मास्टर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से उससे बचते हैं। वो वार धरती पर लगता है जिससे वहां एक धमाका हो जाता है और पहाड़ तक हिल जाते हैं। अब बर्फ मास्टर और वो योद्धा दोनों एक दूसरे के ठीक सामने आ जाते हैं। बर्फ मास्टर उससे पूछते हैं, नागवंश के योद्धा तुम मेरे दुश्मन क्यों बनना चाह रहे हो? वो योद्धा अपनी भूतों जैसी आवाज में जवाब देते हुए बताता है, मैं तुम्हें जानता हूँ उदयवीर सिंह या बोलूं कि महान बर्फ मास्टर। तुम जामा साम्राज्य के 10 ताकतवर योद्धाओं में से एक हो। ये सुनकर बर्फ मास्टर चौंक कर उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो योद्धा गाड़ी की तरफ तेजी से जाने लगता है और जैसे ही सीधा टंकी के ऊपर कूदता है तो वो गाड़ी के पार हो जाता है और आओ सब एकदम से गायब हो जाता है। ब्रह्म। बहुत अच्छे। वो योद्धा कहता है। एकदम से उसके चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियां बन जाती है। इन सभी गाड़ियों के नीचे एक एक बर्फ का टुकड़ा था जो जमीन के अंदर किसी लॉकेट जैसे स्टोन की तरह हो गया था। बर्फ मास्टर अब हल्के से मुस्कुराते हैं और अपनी चुटकी जैसे ही बजाते हैं तो जमीन के अंदर से एकदम से बर्फ की बड़ी बड़ी कीलें उस योद्धा के ठीक नीचे से निकलने लगती है। वो योद्धा बचते हुए भागने लगता है लेकिन बर्फ मास्टर चुटकी बजाते जा रहे थे और बर्फ की कीलें निकलती जा रही थी और उनसे बचते हुए वो योद्धा भागते हुए जा रहा था। वो जितना ऊपर तक उछल रहा था बर्फ की कीलें उतने ही ऊपर तक निकल रही थी। वो योद्धा बच रहा था लेकिन उसका बचना मुश्किल होता जा रहा था जिससे वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो अपने शरीर से शक्ति की फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये बच्चों का खेल बंद करो। उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक झटका निकलता है जो सारी ही बर्फ की कीलों को एक ही झटके में चूर चूर कर देता है और बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं।
अब वो नागवंश का योद्धा भी अपने लाल रंग के पंख निकालकर बर्फ मास्टर के ठीक सामने आ जाता है। बर्फ मास्टर अपने सीधे हाथ से अपने भाले को वापस समा लेते हैं और उनके हाथ पर बर्फ जैसी ऊर्जा का एक मोटा सा चला बन जाता है और फिर वो हवा में उड़ती सारी बर्फ की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वहां पल भर में ही बर्फ का एक तूफान बन जाता है, जिसकी सारी ऊर्जा बर्फ मास्टर की तरफ खींच रही थी। नागवंश का योद्धा ये देखकर कहता है, ये मत सोचना कि एक 7 लेवल के योद्धा को मैं मार नहीं सकती। वो योद्धा एक लड़की थी, ये जानकर बर्फ मास्टर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो उड़ते हुए बर्फ मास्टर को मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से आने लगती है। बर्फ मास्टर जोर से पुकारते हैं, बर्फ का ड्रैगन। उनके इतना कहते ही सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होकर नागवंश की योद्धा के ठीक पीछे एक बहुत बड़े बर्फ के ड्रैगन में बदल जाती है। इससे वो योद्धा परेशानी में आ जाती है और ड्रैगन उस पर टूट पड़ता है। ड्रैगन जैसे ही उसे अपने मुंह से चबाने की कोशिश करता है तो वो मुश्किल से हटकर बच पाती है। बर्फ मास्टर तुरंत अपने हाथ से ही ड्रैगन को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। ड्रैगन नाग योद्धा की तरफ मुड़ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। नाग योद्धा आगे था और ड्रैगन उसके ठीक पीछे, ये देखकर बर्फ मास्टर भी तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आ जाते हैं। बर्फ मास्टर ड्रैगन के साथ हो लेते हैं और उस योद्धा पर वार करने की कोशिश करते हैं। इससे वो योद्धा ड्रैगन को लगता है और वापस से पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन वो फिर से तेजी से उड़कर भागता है। बर्फ मास्टर भी फिर से उस पर वार करने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन इस बार वो योद्धा ही फिर से धनुष तीर बनाकर बर्फ मास्टर पर वार करने लगता है। बर्फ मास्टर उसके तीरों से बचते हैं और ड्रैगन को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। ड्रैगन जैसे ही उस योद्धा पर वार करने को होता है, वो एकदम से बर्फ मास्टर की तरफ तेजी से मुड़ जाता है, जिससे ड्रैगन जैसे ही मुड़ता है तो वो बर्फ मास्टर को ही लगता है और बर्फ मास्टर उसके साथ आगे ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं और वो योद्धा वही पहाड़ के सहारे खड़ी रहती है। ड्रैगन आगे जाकर वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और नजर आता है कि बर्फ मास्टर